नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर अभी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, क्या इस तरीके से पैटर्न्स को फ़ॉलो करना चाहिए? तो चलो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, कुछ शोल्डर कम हेड बना है। तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करता हूँ कि अगर शोल्डर उसके बाद हेड बने तो और एक शोल्डर बनना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो ही उस जगह पे ट्रेड में ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बना? शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, मगर फिर से यहाँ पे कोई भी शोल्डर नहीं क्रिएट हुआ। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ से रिवर्सल चाहिए और एक शोल्डर चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहले ही ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से ब्रेकआउट में एंट्री में नहीं लूँगा। ये पहली कारण है। दूसरी कारण क्या है? देखिए, अगर मान ही लेता हूँ कि यहाँ से कंपनी एक यू टर्न ले ले सकता है और 200 डेज़ ईएमए के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था उसको भी कंपनी ब्रेकआउट किया। तो हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल का एक हायर गोतेबल होने का चांसेस है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को बता दूँ कि कंपनीज़ के ऊपर जो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ने का चांसेस तो है। मगर यहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न हम लोग देखकर काम करते हैं, तो वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न फाइनली नहीं बना। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा गलत होगा क्योंकि रूल्स को फ़ॉलो करके काम करना पड़ेगा। रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे यहाँ से शानदार तरीके से आपको 30% भी टारगेट दे दे, तो आप कहेंगे सर अगर इस तरीके से टारगेट में एंट्री में ले लेता तो अच्छा खासा टारगेट होता। तो आप प्लीज़ आपके हिसाब से काम करिए। मैं इस जगह पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरीके से पैटर्न्स को फ़ॉलो मत करिए जब पैटर्न कन्फर्म ही नहीं हुआ। तो कंपनीज़ के ऊपर सिचुएशन क्या है, वो पहले देख लीजिए। सिचुएशन के बारे में बात करें तो कंपनी आप सभी जानते हैं केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मुझे जो करेक्शन देखने को मिला, सेल्स में जो कमियाँ देखने को मिला, वो सिर्फ़ एक ही कारण है केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम होना। तो केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम होना, उसके चलते है कंपनी के ऊपर सेल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और उसी के चलते है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया। अगर प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 144 करोड़ से 150 करोड़ तक बन बन चुके थे। उसके बाद 124 करोड़ बना, अभी सिर्फ 90 करोड़ बना। तो देखा जाए तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट किया जाता है, वो एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस जो एस्टिमेट किया गया था, वो एस्टिमेट को कंपनी क्या किया? बीट कर दिए। इसका मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला, जिस पॉइंट के हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ इसी इसी सारे सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। तो कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस ने माल बेच दिया, क्या हुआ? तो उसका उल्टा डीएस ने माल खरीदारी किया, मतलब इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, कंपनी के ऊपर टोटली सेक्टर के ऊपर करेक्शन है, तो इसलिए कंपनी का गिरावट हो रहा है। अगर सेक्टर रिकवरी करेगा, तो फिर से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी के ऊपर डिलीवरी का जो परसेंटेज है, वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। 40 टू 40 टू 39% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज एवरेजली देखने को मिला। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा-सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 138 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है? प्रीवियस जो जो लो लेवल था उससे भी नीचे है। इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिवर्सल करने का। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का एवरेज पी रेशियो 70 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 60 के आसपास है। तो कंपनी खुद की पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है और देखा जाए तो कंपनी बिज़नेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और सेक्टर वाइज़ अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज़ कंपनी का पी रेशियो ओवर वैल्यूड है।
तो फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड मार्केट में कम है। फिर भी इस कंपनी में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। ज़ीरो कर्ज़ा है, इनकम ज़बरदस्त है। इंडस्ट्रीज़ सॉरी आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमेशा कहा जाता है कि 2% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है। तो क्विक रेशियो पे कितना है? तो 4.20 के आसपास है, तो यहाँ पे बेस्ट है। उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी 3 साल में बेस्ट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज हर पॉइंट इसको बेस्ट देखने को मिलेगा। तो क्या बेस्ट कंपनी के ऊपर आपको निवेश नहीं करना चाहिए? देखिए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इसी का फ़ायदा उठाते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जब शेयर गिरते रहते हैं तब हम लोग उस कंपनी को बेकार कह के निकल जाते हैं और जब शेयर भागते रहते हैं तो उस कंपनी को हम लोग बेस्ट मान लेते हैं। मगर हुल्ट होता है कुछ उल्टा, जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अच्छा है, वो अगर करेक्शन में दिखे तो आपको डिस्काउंट में एक शेयर मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और जो कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है और भागते रहते हैं, मतलब भागते रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स में थोड़ा-सा कमियाँ तो दिखेगा, क्योंकि सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो सेल्स में कमियाँ दिखेगा। फिर भी देखिए सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा कमियाँ नहीं है, उल्टा पॉज़िटिव में है। अब इस कंपनी का नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट का जो रेंज है, वो कुछ इस तरीके से दिखा, करीबन 60 टू 50 टू 60% के आसपास। तो अलग लेवल का एक प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, तो इस ग्रोथ के हिसाब से कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस और भी ज़्यादा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज है, आप देखेंगे तो डिलीवरी कुछ थोड़ा-सा वीक होता देखने को मिले। अभी इतना शानदार डिलीवरी जब उठाया जा रहा था 50 टू 60% के आसपास, तो वहाँ से डिलीवरी वीक क्यों हुआ? यहाँ पे डिलीवरी वीक क्यों और कम क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न के बारे में बता दूँ कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, कुछ देखिए डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी पैटर्न क्रिएट होता है, तो कंपनी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कंपनी किस लेवल में जाएगा। अगर अपर साइड को ब्रेक करेगा, तब भी अपर साइड में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक ना कर पाए, फिर से यहाँ पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन बना था, उसी तरीके से करेक्शन भी होने का चांसेस है। तो अगर आप कहेंगे सर आपका क्या डिसीज़न है यहाँ पे? देखिए मैं फ़िलहाल के लिए एक ट्रेड लेने के लिए वो तैयारी में हूँ। जो ट्रेड बन रहा है 20% के आसपास एक रेंज ट्रेड बना, तो इस रेंज के लिए कंपनी को नीचे इस लेवल को टच करना पड़ेगा, तब भी एंट्री बनेगा और यहाँ तक टारगेट बन सकता है। तो इस एंट्री लेने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जब एंट्री बनेगा, तब मैं कुछ डिसीज़न लूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी मुझे फ्रेश एंट्री देखने को नहीं मिला, तो कोई भी एंट्री लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अगर मैं इस चीज़ को बात बात करूँ तो कंपनी का जो लोअर साइड है दोनों ही मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे लोअर साइड थोड़ा-सा ऊपर होता, तो एक कप विद हैंड पैटर्न्स क्रिएट होता, तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद कुछ डिसीज़न ज़रूर लेता। फिर भी मैं मेज़र करके देखूँगा, यहाँ पे ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ और इस लेवल तक उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी कुछ डिसीज़न बनेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट। तो सीएट टायर लिमिटेड आप सभी जानते हैं। सीएट एक ऐसे कंपनी है जो टायर इंडस्ट्रीज़ में खुद को अलग लेवल का ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि सीएट टायर में एक खासियत यही है कि आप सभी जानते हैं कि सीएट टायर का जो मार्केट है, वो आप यहाँ पे देखेंगे, तो इसका जो कस्टमर बेस है, उसको आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि जो कार्स का सेगमेंट में है, वो होंडा से लेकर हुंडई से लेकर महिंद्रा, मारुति, एमजी और टोयोटा। और जो 22 का सेगमेंट है, थोड़ा-सा मैं इसको बंद कर दूँ। हाँ, 22 का जो सेगमेंट है, उसमें देखिए रॉयल एनफ़ील्ड, बजाज, हीरो, होंडा, यामाहा, टीवीएस और टीवीएस खुद का टायर बिज़नेस करने के बाद भी वो बाइक्स मतलब सीएट टायर से बाइक टायर्स को खरीदारी करते हैं। तो उसके बाद स्कूटर इंडस्ट्रीज़ में भी देखिए टीवीएस, हीरो, यामाहा, होंडा, सुज़ुकी, महिंद्रा ये सारे कंपनीज़ जो बड़े से बड़े कंपनीज़ हैं, तो वो सारे कंपनीज़ इससे माल खरीदारी करते हैं। तो सीएट का एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल का गाड़ी चेंज हो जाएगा, डीज़ल का गाड़ी चेंज हो जाएगा, ईवीज़ का गाड़ी आएगा, इथेनॉल का गाड़ी आएगा, तो सोलर का गाड़ी आएगा। तो इस तरीके से कोई भी गाड़ी आए, कोई भी गाड़ी मतलब मार्केट में लॉन्च हो, कोई भी व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च हो, तो उसके लिए टायर्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो टायर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। बीच में कंपनी का सेल्स प्रॉफिट कम हो गया था। फिर से कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी भी की है और प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाई लेवल में किया। और जो अर्निंग पर शेयर बीच में ना नेगेटिव में चला गया था, वो अर्निंग पर शेयर अभी बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर बैलेंस शीट को दिखा दूँ,
तो कंपनी का कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है। अभी कर्जा 2000 करोड़ के आसपास क्यों लिया गया, उसके पीछे रीज़न भी बता दूँ, कंपनी का कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है। मुझे 0.50 के आसपास देखना चाहिए था, तो उससे थोड़ा-सा हाइक है। तो कोई बात नहीं, तो कंपनीज़ के इतना ज़्यादा कर्जा लेने के पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए, कंपनी को जो ट्रेड मिला करीबन 1300 करोड़ के आसपास और कंपनी का जो टोटल लायबिलिटी पेमेंट्स करना बाकी है अभी, कितना? वो 2300 करोड़ के आसपास। तो 1300 करोड़ और 2300 करोड़ कुल मिलाकर देखने को मिला करीबन 3500 करोड़। तो ओवरऑल 3500 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था? बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को बिज़नेस को सस्टेन कराने के लिए, कंपनी का बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो कंपनी ने कर्ज़ा उठाया। देखिए, कंपनी ने धमाका परफ़ॉर्मेंस दिया, धमाका रिटर्न दिया और इस रिटर्न के चलते ही कंपनी के ऊपर एक शानदार तेज़ी से टारगेट भी बना और मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था। कुछ इस तरीके से लेवल्स था, वो लेवल्स आप देखेंगे तो क्या बना, एक कफ विद हैंड बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आकर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद टारगेट भी अचीव किया। तो अभी फिलहाल के लिए फिर से एक एंट्री लेवल बनने जा रहा है। वो एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट किया और एक बिग हेड बनाएगा, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट करेगा तो फिर से मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो इस लेवल को ज़रूर इंतज़ार करना, इस लेवल में एक एंट्री लेवल फिर से बन सकता है। यहाँ पे बिग जैसे एक कफ विथ सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब कन्फर्म होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केएलआरएफ। तो केएलआरएफ के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। तो कंपनी ₹2 करके डिविडेंड देने वाला है और वो 22 तारीख में देने वाला है। तो आप इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे सारे इन्फॉर्मेशन एज़ ए एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।